हाँ, 12th क्लास में फिजिक्स में आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब समझते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यह बेंट कर जाता है, और लाइट के बेंट करने के मुड़ने की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज हम यही अपवर्तन करवाएंगे, प्रिज्म में करवाना है, कोई दिक्कत। और प्रिज्म में अपवर्तन कराने के बाद फिर हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें मिनिमम डिविएशन ऑफ एंगल का भी प्रयोग होता है। तो चलिए आइए देखिए कैसे रिफ्रैक्शन होता है, इसका डायरेक्शन किस प्रकार से निकलता है। थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको समझना है, स्थिर से आराम से बताएंगे। मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है इस तरह से, इस प्रिज्म का नाम ABC रख देते हैं। A, B और क्या हो गया C, ये प्रिज्म है। अब है इस प्रिज्म से हम एक रे गुजारते हैं। अब ABC जो रखे हैं, जो साइड ये AB सरफेस और AC, AB और AC ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर प्रिज्म का नाम क्या हो गया, प्रिज्म जो है ABC है, कोई दिक्कत। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। इसका अपवर्तक सतह है AB और AC, AB और क्या है AC, ये दोनों अपवर्तक सतह है, कोई दिक्कत। अब अपवर्तक सतह के बीच का कोण ये वाला होगा जो A है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिज्म एंगल। क्या बोलेंगे, हाँ प्रिज्म एंगल, हिंदी में बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण जो है वो A है, प्रिज्म कोण क्या है A, इसको आप ऐसे एंगल लगा दीजिए, कोई दिक्कत। जिस पदार्थ का प्रिज्म बना हुआ है ना, उसका अपवर्तनांक हम क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया म्यू, हो गया क्या हो गया म्यू। यहाँ तक हम मान के चल रहे हैं, मतलब कैसा प्रिज्म लिए हैं उसको हम यहाँ पर मान लिए हैं। प्रिज्म ABC है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस AB और AC है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का कोण क्या है A है, यानी प्रिज्म एंगल A हो गया। जिस चीज का प्रिज्म बना हुआ है, कांच का बना होगा ज्यादा करके, या तो फिर फाइबर का, ज्यादा करके कांच का लेते हैं, तो कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया म्यू, म्यू समझते हैं ना, ये म्यू हो गया, अच्छा से लेते हैं, ये क्या हो गया म्यू हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रे को गुजारते हैं, किरण को। यहां से ये किरण ऐसे गया, जब यहाँ पर ये किरण आएगा तो बताइए यहाँ पर एक नॉर्मल खींचना है सतह पर। इस सतह पर जो नॉर्मल खींचेंगे वो इस तरह से नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर, ये सतह के लंबवत हो गया, कोई दिक्कत। अब ये किरण क्या हुआ, सीधे नहीं, ऐसे सीधे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, ये अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा और ऐसे चलेगा, समझे। ये लाइट ऐसे गया और ये अभिलंब है, डॉट डॉट वाला क्या है अभिलंब है, तो ये सीधे अब नहीं जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, हवा से कांच में गया। अब कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, डेंसर होगा, तो रेयर से किस में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा, इधर अभिलंब इसमें है, इसमें अभिलंब इधर है, तो इधर की ओर क्या हो गया मुड़कर ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। फिर अब इस सतह पर आएगा, अब बाहर निकलेगा, फिर हवा में जाएगा लाइट, तो अब सघन से विरल में, सघन से विरल यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा। तो एक नॉर्मल यहाँ भी खींचते हैं, ये अभिलंब ऐसे खींचा गया, ये अभिलंब अब किधर मुड़ेगा, अब इसमें अभिलंब इस माध्यम इधर है, तो अभिलंब से दूर, तो नीचे झुकेगा तब ना अभिलंब से दूर होगा, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, तो किरण इधर की आ गया, मतलब आपने इधर से रे दिए और ऐसे करते करते उधर निकल गया, कोई दिक्कत। तो अब है जो रे आपने दिए, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। इसको हम बोलते हैं
आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, ऐसे भी समझ में आ रहा होगा। आइए निर्गत किरण, फिर इसके सामने से डॉट डॉट आगे बढ़ाइए, ये डॉट 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 ऐसे बढ़ गया तो यहाँ पर एक एंगल बन गया, देखिए ये एंगल, ऐसी कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण कहते हैं, यानी ये डेल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डेल। यहाँ पर ये डेल बन गया, यही विचलन कोण हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये अभिलंब है, नॉर्मल है, इसको नॉर्मल कहते हैं, और ये इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा ये आपतन कोण होगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आई से लिखेंगे, I1 करके, क्या लिखना है, I1 करके, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए ये अपवर्तित किरण है ये वाला, और ये अभिलंब है, तो यहाँ पर जो कोण होगा अपवर्तन कोण होगा। इसको हम कैसे लिखना है, ये R1 करके, ये क्या लिखाएगा, R1 करके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ये बाहर है तो इसको हम I2 माने, जैसे इधर वाला I1 उधर क्या होगा I2 कोण हो गया, इसको I2 मान लेना है। और ये अंदर वाला तो क्या होगा, जैसे इसको R1 इसको क्या लेता है R2 ले लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक फिगर। अब इसमें आगे क्या समझना है, अब कुछ मान लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, OP, इसको Q मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं। तीनों पॉइंट है, जैसे यहाँ पर पॉइंट को O, इसको P, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को R मान लेते हैं, OPQR। समझ में आ रहा है यहाँ तक, OPQR क्या हो गया, R हो गया। ये वाला कोण I1, इधर बाहर वाला I2, अंदर वाला ये R1, ये R2, बाकी कोई कोण से मतलब नहीं है, बाकी देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखना है, इस कोण के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कोण कैसे निकलेगा, आप समझिए, ये वाला कोण दिख रहा है यहाँ वाला, ये कोण कैसे निकलेगा। आप जानते हैं इतना जो कोण होगा, इतना दोनों कोण मिलकर बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण जो I1 होगा, ये दोनों मिलकर क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, हाँ आप समझिए, जैसे कि एगो ऐसे है, एगो ऐसे है, एगो ऐसे हुआ है, तो ये वाला जो कोण है दिख रहा है ना, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये पूरे के बराबर होगा। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि को I1 जो है, कोण I1 बराबर कोण R1 अब प्लस क्या होगा, इसका नाम क्या रखिएगा, QPR, ये लिखा ना, क्या रखिएगा QPR, तो कौन होगा QPR। नहीं समझ में आता, यहाँ फिगर देखिए, देखिए यहाँ पर ये P है, और यहाँ जो पॉइंट था Q था, इधर जो पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा, ऐसे करके इधर R मिलेगा, R मिलेगा, क्या मिलेगा R। तो ये जो था I1 था, और ये था इधर वाला R1, है ना। तो जब हम क्या करेंगे, ये कोण I1 जो होगा, ये दोनों कोण के जोड़ने के बराबर होगा। कौन सा नियम से, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली क्या होगा, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है सबको, पीछे समझ में आया सबको। ये कैसे लिखाया है, कैसे लिखाएगा, इतना जो कोण होगा ये दोनों कोण के बराबर होगा जोड़ने के बाद, तो I1 बराबर होगा R1 अब प्लस QPR, वही है, देखिए QP क्या है R हो गया। अब इसको R1 को इधर लाइएगा तो क्या होगा, कोण I1 अब माइनस कोण R1 अब बराबर इधर क्या होगा, कोण QPR हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसमें समीकरण बहुत मानना होगा, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। यहाँ तक दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अब इधर वाला चलना है, इधर भी वही बात होगा। क्या वही बात होगा? तथा I2 कोण I2 बराबर, I2 बराबर क्या होगा, ये दोनों जोड़ने पर आएगा R2 कोण क्या हो गया R2 अब प्लस इसका नाम QRP, कोण हो जाएगा QRP हो जाएगा। समझे? वही नियम वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। आमने सामने का कोण बराबर होता है ना, तो इधर एक कोण है, इधर दो गो मिलकर हो रहा है, तो दोनों को जोड़ने पर इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो I2 बराबर होगा R2 अब प्लस QRP हो जाएगा। अब R2 को इधर लाइए, फिर तो जब R2 को इधर लाइएगा तो क्या होगा I2 अब माइनस कोण क्या हो गया R2, अब उधर बच गया कोण QRP। इसको समीकरण क्या बना लेते हैं, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण हो गया 2 हो गया। इतना दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 और जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िएगा तो क्या होगा, ये दोनों को पहले जोड़ देते हैं लेफ्ट में, चाहे उधर आइटम जोड़िए, लेफ्ट में जोड़िए तो क्या होगा I1 अब प्लस I2। तो देखिए कैसे जोड़ेगा, कोण I1 अब प्लस कोण क्या होगा I2 हो जाएगा। अब फिर माइनस देकर के ये जुटेगा, R1 और R2 है, दोनों माइनस में है, तो बाहर माइनस निकाल दिए हैं, तो अंदर में R1 प्लस R2, तो कोण हो गया R1 अब प्लस कोण क्या हो गया R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बाया बाया तरफ जुड़ गया, अब दाएं तरफ क्या जुड़ेगा बताइए, ये वाला जुड़ेगा ना। देखिए समीकरण 1 और 2 जोड़ रहे हैं, तो कोण QPR, कोण QPR और प्लस कोण QRP, कोण क्या हो गया QRP हो जाएगा। इतना आएगा जोड़ने के बाद। ये वाला कोण को नहीं समझे तो हाथ खड़ा कीजिएगा, कैसे जोड़े हैं, सब समझ गए? देखिए राइट राइट में जुड़ता है, दाया दाया तरफ बाया बाया तरफ, तो दाया तरफ QPR प्लस QRP, तो QPR प्लस QRP दाया तरफ लिखा गया। अब बाएं तरफ देखिए I1 प्लस में है, I2 प्लस में, तो I1 प्लस I2 हो गया, R1 भी माइनस में है, R2 भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में रहेगा, बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों क्या हो गया प्लस में हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जोड़ के लिखा गया। इसको समीकरण मान लेते हैं 3, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आइए त्रिभुज PQR में, किसमें, त्रिभुज PQR में, PQR दिख रहा है ये वाला त्रिभुज। अब बताइएगा त्रिभुज PQR में क्या है, डेल जो है बाहरी कोण है, डेल कौन सा कोण है, त्रिभुज के बाहर का कोण है। जैसे कि मान लीजिए हम ये त्रिभुज PQR ऐसे बना दिए, ये त्रिभुज हो गया, यहां पर हो गया P हो गया, और यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर क्या हो गया R हो गया, और ये वाला कोण डेल बन रहा है। ये कोण क्या बन रहा है डेल। तो जो कोण डेल होगा वो जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है अंदर के सामने के कोणों के योगफल के बराबर होता है। पढ़े थे ऐसा, 9th क्लास से ही पढ़ना है। ये बाहर का कोण जो है देखिए ऐसे ही बन रहा है QPR, QPR ये बाहर का कोण डेल है। तो डेल जो कोण होगा, ये जो डेल होगा ये दोनों के जोड़ने के बराबर आ जाएगा। समझे? तो क्या लिखिएगा देखिए कि कोण डेल बराबर जो होगा, कोण डेल बराबर जो होगा वो क्या लिखा है, इसका नाम कैसे रखिएगा QPR, क्या रखिएगा कोण QPR अब प्लस कोण क्या होगा QRP, इसका नाम होगा ना QRP, कोण QR क्या हो गया P। कोई दिक्कत? अब बताइए ये दोनों का मान यहाँ पर दिया हुआ समीकरण 3 से दिया हुआ है, समीकरण 3 में दिया देखिए QPR प्लस QRP, QPR प्लस QRP दोनों दिया, इसका बराबर कितना रखाएगा I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2, तो डेल बराबर हो जाएगा इतना I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
चलिए तो अभी यहाँ पर हमने डेल निकाले हैं हल्का सा, क्या निकला है, निकल गया डेल बराबर I1 प्लस I2 अब माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि अभी बताए थे जो लिखा हुआ था पहले बोर्ड पर कि डेल बराबर था कोण, डेल बराबर जो ये होगा, डेल बराबर जो होगा कोण P और प्लस कोण क्या होगा R, यानी QPR और प्लस QRP, दोनों को जोड़ने पर ये डेल आएगा। और ये दोनों का कोण का योगफल का मान इतना था आया हुआ, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से हमने निकाल दिए डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? अब आइएगा त्रिभुज POR में, आप लोग को याद हो जाएगा, दोबारा बता रहे हैं तो ट्रेंगल POR, POR पहले कहाँ दिख रहा है, POR मतलब ये नीचे वाला त्रिभुज में, नीचे वाला त्रिभुज में क्या देखिएगा R1 प्लस R2 और प्लस कोण O, तीनों जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। अब इस सबको अच्छे समझ में आएगा क्योंकि बैठ के खाली देख रहे हैं ना, हम लिख भी नहीं रहे हैं। तो कोण R1 प्लस R2 और प्लस कोण O बराबर 180, क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो वही लिखा हुआ R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 हो गया। अब R1 R2 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो गया, तो O बराबर हो गया 180 माइनस R1 प्लस R2, बाहर माइनस ले लिए तो अंदर में R1 प्लस क्या हो गया R2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? इसको समीकरण हम 5 मान लेते हैं। अब चलना है चतुर्भुज में, चतुर्भुज APOR में, किसमें? APOR में चलना है। तो APOR में क्या देख रहे हैं, गलत बात में, APOR में क्या देख रहे हैं, 4 कोण बनेगा, एगो कोण A, एगो पूरा कोण P, एगो कोण O, एगो कोण R, चारों को जोड़ेंगे APOR, तो 300 कितना होगा, 300 कितना होगा 60 होगा। अब बताइए A के जगह पर तो A रह गया, P है, P यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन के बीच कोण P है, तो ये नॉर्मल होता है प्रिज्म पर, प्रिज्म पर नॉर्मल का मतलब अभिलंब है, तो इतना कोण क्या बनेगा 90 डिग्री, इसके बीच क्या बनेगा 90, तो P के जगह पर 90 और O का O रह जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा R के जगह पर 90, पूरा यहाँ से बनेगा 90, तो R के जगह पर भी क्या हो गया 90, तो देखिए A और P के जगह पर 90, O का O रह गया, R के जगह पर 90 और 360। अब बताइए 90 90 180, तब A प्लस O, A प्लस O और 180 होने जाएगा तो घटेगा, तो 360 में 180 घटेगा तो 180 बचेगा, तो A प्लस O बराबर 180 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब यदि A को उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो O बराबर हो गया 180 माइनस A, इसको समीकरण मान लिए 6 मान लिए। अब 6 समीकरण को देखिए और 5 समीकरण को देखिए, दोनों में O बराबर निकला हुआ, 5 में भी O बराबर निकला हुआ है, 6 में भी O बराबर निकला हुआ है, तो लेफ्ट में दोनों में सेम है, तो राइट में भी क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो देखिए राइट वाला इसका है 180 माइनस A, 180 माइनस A लिखा गया, और इसका राइट वाला क्या है 180 माइनस R प्लस R1 प्लस R2, तो 180 माइनस R1 प्लस R2 लिखा गया। कोई दिक्कत? अब 180 180 कट गया, माइनस माइनस भी क्या हुआ कट गया, तो A बराबर हो गया R1 प्लस R2, तो A बराबर R1 प्लस R2, एंगल को हटा करके ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि सब एंगल ही है, तो A बराबर R1 प्लस R2, इसको समीकरण 7 मान लिए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिएगा समीकरण 4 से, समीकरण 4 यहाँ पर है, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, तो डेल बराबर I1 प्लस I2 रहेगा और R1 R2 के जगह पर रखा जाएगा A, क्या रखा जाएगा A, तो डेल बराबर हो गया I1 प्लस I2 और माइनस क्या हो जाएगा A हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको समीकरण हम मान लिए 8 मान लिए, क्या मान लिए 8 मान लिए। अब आइए इतना निकल गया, A बराबर निकल गया, डेल बराबर निकल गया। जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगा, कौन सा स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति, तब क्या होगा बता सकते हैं? न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल बराबर मिनिमम हो जाएगा, जो विचलन कोण होगा वो न्यूनतम होगा, तो उसको डेल को हम डेल मिनिमम लिखेंगे। I1 I2 के क्या होगा बराबर होता है, तो I1 I2 बराबर हम I मान लेते हैं,
क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं। R1 R2 के बराबर होगा तो R1 R2 को हम R मान लेते हैं। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में बताए थे, कल भी पढ़ाए थे कि अति विचलन को मिनिमम होगा, I1 I2 के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा, और ये जो लाइन होगा इसके बेस के पैरेलल होगा, बेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आइए I1 I2 बराबर I, R1 R2 बराबर R हो गया। अब A बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो बताइए A बराबर R1 के जगह पर भी R रखाएगा, R2 के जगह पर भी R रखाएगा तो 2R हो जाएगा। तो 2 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो R बराबर A बटे 2 निकल गया, कोई दिक्कत। अब इसमें चलिएगा डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस A होता है, चूंकि डेल बराबर इतना होता है। अब I के जगह पर I1 के जगह पर I, I2 के जगह पर I, अब माइनस A का माइनस A रह गया, तो डेल मिनिमम बराबर क्या हो गया, अब इधर माइनस A इधर आएगा तो प्लस A, और वो I क्या होगा 2I, अब 2 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो I बराबर हो गया डेल मिनिमम प्लस A बटे 2 हो गया। तो इस तरह से हमने R निकाल लिए और I निकाल लिए। कोई दिक्कत, R बराबर A/2 लाए हैं और I बराबर डेल मिनिमम प्लस A बटे 2 आया है। अब यहाँ पढ़ना है स्नेल का नियम, क्या लगाना है, स्नेल का नियम से क्या होगा जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, 10 क्लास से पढ़ते आए होंगे। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम से होता है अपवर्तनांक बराबर, गलबात नहीं करना है, अपवर्तनांक बराबर होता है यानी म्यू बराबर होता है साइन I बटे साइन R। साइन I बटे क्या होता है, साइन R होता है, ठीक है। तो म्यू बराबर साइन I, साइन I की जगह पर देखिए क्या रखाएगा, इसको रख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिएगा A प्लस पहले कर दीजिए और डेल मिनिमम बटे 2, यही ना होगा I की जगह पर साइन I, अब बटे साइन R, R की जगह पर क्या रखिएगा A बटे क्या हो गया 2 हो गया। ये प्रूफ, ये निकला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म मटेरियल, यानी जिससे प्रिज्म बना हुआ है जिस पदार्थ का, उसका अपवर्तनांक का ये फॉर्मूला आया है, समझ में आ रहा है ना। और ये डेरिवेशन पर क्वेश्चन देखिए इस टाइप से आता है, 2 टाइप का क्वेश्चन हमने लिखे हैं। एक क्वेश्चन है न्यूनतम विचलन क्या है, मतलब मिनिमम डिविएशन क्या है, तो मिनिमम डिविएशन समझा देना है। उसके बाद प्रिज्म के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सूत्र स्थापित करें, प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला स्थापित करना, मतलब ये फॉर्मूला निकालना है। तो ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, पूरा जितना बताए हैं फिगर बना करके उतना कीजिएगा तब ये निकलेगा। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ 5 नंबर वाला में। दूसरा तरीका से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। कांच का जो प्रिज्म है उससे प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसका किरण आरेख, मतलब रे डायग्राम खींचना है, यानी वो वाला फिगर बनाना है, कोई दिक्कत। फिर क्या करा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र को स्थापित करें। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए यही सूत्र है, इसको स्थापित करें, मतलब इसको निकालें। तो इससे भी क्या करना है, पूरा वही बनाना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इस तरह से पूछ सकता है, दोनों का जवाब सेम ही होगा, खाली यहाँ पर परिभाषा अलग होगा, कोई दिक्कत। अब परीक्षा में आया हुआ है तो इसलिए तैयारी बढ़िया से कीजिए, इसको दम कल याद करके आ जाइएगा, बढ़िया बोर्ड पर दम आके बता देना है, खटाक से दम हो गया।